बच्चों, आज मैं कक्षा 10 नागरिक शास्त्र पाठ 2 में संघीय शासन प्रणाली कैसे चलती है इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। संघीय शासन प्रणाली को चलाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो है संवैधानिक प्राविधान, और दूसरा है राजनीतिक चरित्र। ये दो प्रमुख सूत्र हैं जिसके आधार पर संघीय शासन प्रणाली चलती है। संवैधानिक प्राविधान का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि संघीय शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान में किस तरह के प्राविधान या किस तरह की व्यवस्था की गई है। और दूसरा है राजनीतिक चरित्र। राजनीतिक चरित्र का मतलब यह है कि वहाँ की जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो चरित्र है वो लोकतांत्रिक है कि अलोकतांत्रिक है, वह आंतरिक भावनाओं का सम्मान दे रही है कि नहीं दे रही है। तो हम अगर अपने देश की बात करें, भारत देश की, तो हमारा जो राजनीतिक चरित्र है वह लोकतांत्रिक रहा है, जिसके कारण जो आंतरिक विविधता है उसका सम्मान किया गया, जिसकी वजह से संघीय शासन प्रणाली की जो भावना है वह और मजबूत हुई। इसको कैसे देखेंगे आप? आंतरिक विविधता को किस तरह से महत्व दिया गया? इसके लिए पहली चीज थी भाषाई राज्यों का गठन। भाषाई राज्य 1950 के दशक में पृथक भाषा राज्य की मांग उठने लगी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए, जिससे कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। कुछ लोगों का विपरीत मत भी था कि अगर भाषाओं के आधार पर पृथक राज्य की स्थापना की जाने लगेगी तो इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन संघीय भावना को और बल प्रदान किया और मजबूती प्रदान किया। भाषाई राज्यों के अलावा संस्कृति, जातीयता इत्यादि के आधार पर जो विभिन्नता थी उसके आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया। जैसे आप नागालैंड को ले सकते हैं, झारखंड को ले सकते हैं, उत्तराखंड को ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा है भाषा नीति। भाषा नीति हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन 40% लोग ही हिंदी भाषी हैं, तो इसके लिए कोई फोर्स सरकार के द्वारा नहीं किया गया कि आप हिंदी को ही मानिए। 1965 तक अंग्रेजी भाषा को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वह अंग्रेजी भाषा को लागू होने देना चाहते थे। अतः उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा के रूप में अभी भी मान्यता दी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और तीसरी बात है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध संघीय शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो दो सरकारें हैं, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके बीच जो संबंध है ये मधुर होने चाहिए। भारत में 1967 तक एक दलीय शासन प्रणाली रही। सभी राज्यों में तथा केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार रही, जिसकी वजह से कोई अंतर विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन 1967 के बाद जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें बनने लगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विवाद अक्सर तभी उत्पन्न होता है जब केंद्र सरकार में कोई दूसरा दल हो और राज्य में कोई विपक्षी दल हो, तो केंद्र सरकार संवैधानिक प्राविधानों का दुरुपयोग करके
राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, जिसकी वजह से केंद्र राज्य संबंध खतरे में पड़ जाता था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से यह जो व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध का जो विवाद था, वो काफी हद तक कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्य सरकारों को मनमाना तरीके से भंग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं का सम्मान करते हुए भाषाई राज्यों का गठन करके भाषा नीति जो है उसमें लगभग 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके, प्रदान करके, तथा केंद्र राज्य संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया कि राज्य सरकारों को मनमाना ढंग से भंग नहीं किया जा सकता है, इसके कारण हमारे भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो मजबूत हुई है, लोकतांत्रिक भावनाओं को सम्मान किया गया है और संघीय शासन की जो भावना है वो प्रबल हुई है, मजबूत हुई है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होता है या सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। अब ये आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।